हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने बहुत से अधिनियम पढ़े, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक बहुत से अधिनियम हमने पढ़े। हमने उनके प्रावधानों को जानने का प्रयास किया, लेकिन जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो कितनी उपयोगी हैं ये हमें कैसे पता लगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद हम उसे, जैसे मान लीजिए हम लोग जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हीं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर हम उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने जो थ्योरी पढ़ी उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस करते हैं हम, और अगर हम उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं, हमें इसी दिशा में आगे पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ लेते हैं उस पर क्वेश्चंस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि हम लोग उन चीजों के साथ फैमिलियर हो जाएं। जब हम एग्जाम में जाएं तो हमें ऐसा ना लगे कि हम क्वेश्चन नया देख रहे हैं या हमें लैंग्वेज नहीं मिल रही है। तो हमें इसलिए क्वेश्चंस जब हम कर लेते हैं तो हम उनके साथ फैमिलियर हो जाते हैं और हमें लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की वो नई नहीं लगती है। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो आता है वो है कि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें क्वेश्चन में कुछ नए फैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब हमारी नॉलेज भी इनबिल्ट होती है, हमारी नॉलेज इंक्रीज भी होती है। कोई नया एक फैक्ट मिल गया हमें, या जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। क्वेश्चन करने के बाद हमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन में अगर कोई हमें फैक्ट नया मिल गया तो वो उससे भी हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। तीसरी बात क्या आती है, जब भी हम क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जब क्वेश्चंस को करेंगे तो वैसे तो आपने क्लासेस के माध्यम से थ्योरी पढ़ ही ली है। अब इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी है सारे ही अधिनियम आपके दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। इस तरह से की गई तैयारी जो है वो बहुत ही सटीक तैयारी होती है और इसमें कभी भी आप धोखा नहीं खाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले क्लासेस को देख लें, हमारी 4 क्लासेस हुई हैं अधिनियम पर, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। ठीक, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मॉन्टफोर्ड। देखिए, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस या तो पीसीएस के एग्जाम से लिए गए हैं, या रेलवे के एग्जाम से लिए गए हैं, या पुलिस एग्जाम से लिए गए हैं। भाई एसएससी के क्वेश्चंस का हम एनालिसिस नहीं कर सकते, वहां के क्वेश्चंस से हमने बचने का प्रयास किया है। ठीक, कुछ इसमें मॉडल क्वेश्चंस भी है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, जरा देखेंगे मॉन्टफोर्ड से आप समझ गए होंगे कि यहां पर मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की बात कर रहे हैं हम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919 की बात कर रहे हैं। तो मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जब मैंने आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बताया था तो मॉन्टेग्यू भारत के, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के ने यह घोषणा की कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी चाहिए, और इसी की जांच के लिए वो भारत आए थे। और भारत आने के बाद उन्होंने, वायसराय चेम्सफोर्ड थे, उनके साथ मिलकर एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार करी थी। कौन सी रिपोर्ट तैयार करी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार करी, और ये जो रिपोर्ट थी ये भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना को लेकर थी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में 1919 का भारत शासन अधिनियम अधिनियमित किया गया या लागू किया गया। ठीक, तो इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो थी उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। लेकिन हम इन ऑप्शन में देखें क्या ये बात है या कुछ हमसे और पूछा गया है। देखिए, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन,
ठीक है, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़े, इनमें से कोई नहीं। अब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली बात इस अधिनियम में थी। दूसरा है केंद्र व प्रांतों के साथ साथ द्वैध शासित प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र तथा प्रांतों के बीच, केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। और प्रांतों के जो विषय थे उनको दो भागों में, कौन कौन से दो भाग? हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित तथा आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों में इसके विषयों को विभाजित कर दिया गया था। तो 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र तथा प्रांतों के विषयों को अलग अलग कर दिया गया और प्रांतों के विषयों को हस्तांतरित तथा आरक्षित विषयों में विभाजित कर दिया गया। और इस प्रकार से प्रांतों में क्या लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए। अब हम चौथा ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन भी था, लेकिन हमसे पूछा है सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? ये सी वाली थी, जिसमें कि दोनों बातें आती हैं, केंद्र एवं प्रांतों के साथ साथ द्वैध शासित प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन। इसमें कौन कौन सी बात आ गई? देखो, चौथे ऑप्शन में तो केवल कहा गया है प्रांतों में द्वैध शासन, तो प्रांतों में द्वैध शासन तो है, लेकिन ऑप्शन में तो यह भी होना चाहिए केंद्र तथा प्रांतों के बीच। तो इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन हो रहा है वो ऑप्शन सी हो रहा है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन नहीं करा होता, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप पहले ही ऑप्शन के माध्यम से कि केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, आपको याद आता कि भाई केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था, आप इसको ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ जाते। लेकिन इसमें जो है पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण, तो तीसरा जो है ज्यादा सही और सटीक आंसर है। ठीक है, यही फायदा होता है क्वेश्चंस करने का। जो थ्योरी पढ़ी उसका हमने यूज करके देखा। अब जब भी एग्जाम देने आप जाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप चारों ऑप्शंस को पढ़कर देखेंगे और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आप लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। अब देखो, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। 1919 के बाद 1935 का जब अधिनियम लागू किया गया, 1935 का अधिनियम, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, तो इतनी बात आप 1935 की ध्यान रखेंगे। अगर आगे कहीं क्वेश्चन में हमें मिलता है तो हम इसका यूज करने का प्रयास करेंगे। एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी चाहिए। आगे बढ़ जाएं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर। अब मैं आपको चीजें रिवाइज कराता हूं। मैंने आपको बताया था 1757 के, मैंने आपको बताया था 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है, और 1764 में बक्सर का युद्ध के बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, जिसे अब ओडिशा कहा जाता है, ठीक है, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। और 1757 में बंगाल के प्रथम गवर्नर बने थे कौन? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे? लॉर्ड क्लाइव। ठीक, इसके बाद इनका जो शासनकाल रहा था वो 1757 से लेकर 1760 तक रहा और इनका दूसरा शासनकाल जो रहा था वो 1765 से लेकर 1767 तक रहा था।
ठीक है, ये इनका शासनकाल रहा। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसमें देखो, आप चारों गवर्नरों के बारे में जान लेंगे और चारों में डिफरेंस भी आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। दो बातें हुई, बंगाल के प्रथम गवर्नर हुए लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद 1833 के अधिनियम के द्वारा 1833 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब इसके बाद 1757 का विद्रोह हुआ और 1757 के विद्रोह के बाद 1833 के बाद 1857 का विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत शासन को अच्छा बनाने वाला भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत का वायसराय। समझ पाए इतनी बात? और भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो वो हुए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अब पहली बात तो यह है कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यह पूछा क्या गया है, इस बात को आप लोग जानने का प्रयास कीजिए। हमसे पूछा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। हमसे बंगाल के प्रथम गवर्नर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल कौन हुए थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हम आंसर क्या लगाएंगे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, लॉर्ड क्लाइव ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। कब बने थे? 1757 में। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने चार गवर्नर जनरल तथा वायसराय में डिफरेंस करने का प्रयास किया। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे तो आप पहले देख लें कि कौन सा सवाल पूछा गया, भारत का गवर्नर जनरल पूछा गया है या बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा गया है या भारत का वायसराय पूछा गया है। इस तरह से आप कोई भी आंसर वहां पर गलत ना करें, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ ली है वहां से अगर क्वेश्चन गलत होता है, इसमें आपकी गलती है और फिर दुख भी बहुत होता है कि हमने पढ़ा भी था और हमारा आंसर जो है वो गलत हो गया। पढ़ने के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि हमने एक चीज पढ़ा नहीं था, एक टॉपिक नहीं पढ़ा था और हमसे क्वेश्चन गलत हो गया या नहीं हुआ, उसमें अफसोस कम होता है। लेकिन पढ़ने के बाद क्वेश्चन ना हो तब अफसोस ज्यादा होता है। ठीक है, और हमने इसकी चैप्टर की थ्योरी के साथ, क्वेश्चंस के साथ पूरी पीडीएफ हमारे नीलमणि एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दी है ऑलरेडी। वहां से जाके आप पीडीएफ के माध्यम से भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई किसी को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। ठीक, यहां पे पीडीएफ लिखकर आप भेज दीजिए, आपको पीडीएफ इस चैप्टर की मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएं, देखते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के द्वारा हुई वह कौन सा था? देखिए, जब क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ते ही आपका माइंड पहुंच जाना चाहिए कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। आपको याद आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन
अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? उत्तरदायी शासन, राइट। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहा गया था। क्या कहा गया था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और इसी को ही केंद्रीय के जगह आप संघ कर दीजिए, इसी को ही संघ लोक सेवा आयोग भी कहा गया था, राइट। इसके आगे थोड़ा सा आप बढ़ जाइए। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जब आगे 1935 का भारत शासन अधिनियम जब लागू किया गया, तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। देखिए, 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय लोक सेवा आयोग, ठीक है। और दो या दो से अधिक राज्यों के सिफारिश पर, अगर दो या दो से अधिक राज्य सिफारिश करते हैं कि हमारा एक ही लोक सेवा आयोग गठित किया जाना चाहिए, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई थी कि भारत की दो राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता है। किसके द्वारा व्यवस्था की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग। आप जरा एक बात को ध्यान दीजिए कि जो व्यवस्था मैंने अब आपको पढ़ाई कि संघ में केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग है और प्रत्येक प्रांत के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग हो सकता है, और अगर दो या दो से अधिक प्रांत चाहें तो एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। जो व्यवस्था यहां मैंने आपको पढ़ाई, आज भी वही व्यवस्था लागू है। यहां से एक बात आप रिवाइज करने का प्रयास कीजिए कि भारतीय संविधान में इस 1935 के लगभग 250 धाराओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इस समय जो भारतीय संविधान है उस पर सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का है, राइट। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी? तो आप याद रखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 धाराएं या अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां, राइट, अनुसूचियां थीं। और इसके 321 धाराओं में से 250 धाराओं को वर्तमान भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, हम बहुत सारी नॉलेज गेन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इतनी नॉलेज जब आपको मिल गई, अब आप क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, राइट, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये होगा इंडिया, ठीक। इसके द्वारा केंद्र में तो लोक सेवा आयोग इस अधिनियम के द्वारा हो ही गया था 1919 के द्वारा। 1935 के द्वारा प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग हो गए थे। कौन हो गए थे? प्रांतीय लोक सेवा आयोग, ठीक है। इतनी बात आपने जानने का प्रयास किया। ये जो 1909 का अधिनियम है, 1909 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, 1909 के अधिनियम को मार्लेमिंटो अधिनियम कहा जाता है। और साथ ही इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करना। और इसीलिए इस अधिनियम को मार्लेमिंटो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मार्लेमिंटो अधिनियम। और मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो को ही पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। इतनी बातें हम इन्हें इस क्वेश्चन के माध्यम से जानने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया?
आप ध्यान कीजिए, जब अभी थोड़ी देर पहले शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था 1919 के अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों में विषयों का बंटवारा कर दिया गया था और प्रांतों के विषयों को हस्तांतरित तथा आरक्षित विषयों में बांट दिया गया था। इस प्रकार प्रांतों में क्या था? द्वैध शासन था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। अब उसके बाद 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। कहां पर लागू कर दिया था? केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, इतनी बात अभी मैंने समझाई थी। फिर से हमने चीजें पढ़ ली, फिर से हमारी चीजें रिवाइज हो गई। हमारा क्वेश्चन क्या है? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया? तो किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब देखो 1919 में किसमें था? प्रांतों में द्वैध शासन। 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन। राइट, इतनी बात आप समझे होंगे। 1909 का अधिनियम 1909 का अधिनियम पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना करना, और 1909 के द्वारा ही वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया था। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये आगे कहीं आता है तो फिर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इतनी बातें आपने जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये जो है 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1947 तक बनाए गए जितने भी अधिनियम थे, इन अधिनियमों में सबसे बड़ा अगर कोई अधिनियम था तो वो 1935 का भारत शासन अधिनियम तक की कैसा था? सबसे बड़ा अधिनियम। और इस सबसे बड़ा अधिनियम था ये। और इसमें कितनी धाराएं थी? इसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां। धाराएं तथा 10 अनुसूचियां। ठीक है, और इसकी लगभग 250 धाराओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। समझ पाए आप इतनी बात? ठीक है, तो सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर किसका रहा? 1935 के भारत शासन अधिनियम का। अच्छा, एक बात और मुझे याद आ रही है जिसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। 1947 के अधिनियम के द्वारा 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था। भारत पर ब्रिटिश शासन नहीं रहा, लेकिन इसी अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि जब तक भारत ये तथा पाकिस्तान के जो दो डोमिनियन राज्यों का उदय हुआ, एक था पाकिस्तान और एक था भारत, जब तक भारत और पाकिस्तान अपना संविधान नहीं बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, भारत स्वतंत्र तो हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन संविधान तो बनकर भारत का तैयार हुआ था 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन तब तक शासन कैसे चले?
तो इसी में 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी गई कि जब तक दोनों राष्ट्र अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक उनका शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा चलाया जाता रहेगा। और जैसे ही संविधान निर्माण हो जाएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम को समाप्त कर दिया जाएगा और आगे शासन देश का कैसे चलेगा, उनके स्वयं के संविधान के आधार पर। ठीक है, इतनी बात। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन किस अधिनियम के द्वारा चलाया जाता था, तो वो चलाया जाता था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। यह हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, यूएस संविधान का, भाई यूएस संविधान का जब हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तो बहुत से संविधान के विषयों को अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से लिया गया है। तो इसे हम पढ़ते हैं जो स्रोतों में विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब भारतीय संविधान में कौन कौन सी बातें विदेशों से ली गई हैं। जब हम संविधान की विशेषता पढ़ेंगे तब हम इन चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनका देखो, ब्रिटिश संविधान का, यूएस संविधान का अपना महत्व है। यह हम शायद तीसरा जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तब हम उसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ जाएं। देखिए जरा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? मैंने आपको बताया था, आपको दोबारा से मैं 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम को रिवाइज करवाता हूं। आपको याद होगा, मैंने बताया था 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने, किनसे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कौन है? ये भारत के वायसराय हैं। लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला गए और इसीलिए इसको क्या कहा गया? शिमला प्रतिनिधि मंडल भी कहा गया। और वहां पर जाकर इन्होंने, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने मांग किसकी करी? पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर दी। इन्होंने मांग करी थी पृथक निर्वाचन प्रणाली की। और इसी प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ये भारत के सचिव हैं इंग्लैंड में, मार्ले, लॉर्ड मार्ले, इनसे मिलने चले गए थे। अब इसके बाद इन दोनों ने, मार्ले भारत के सचिव तथा मिंटो ने, दोनों ने भारत में सुधार का एक प्रस्ताव, एक विधेयक बनाया, मार्ले मिंटो सुधार विधेयक बनाया। और इसी मार्ले मिंटो सुधार विधेयक के आधार पर ही 1909 का भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम पारित कर दिया गया। और इसको पारित कर दिया गया और इसमें व्यवस्था की गई कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था होगी। ठीक, मतलब पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि मुस्लिम प्रतिनिधि अगर मुस्लिम प्रतिनिधि है तो इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? इसका चुनाव मुसलमानों के द्वारा ही किया जाएगा। यही थी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को, वायसराय लॉर्ड मिंटो को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। यह व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1909 का अधिनियम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। 1925 जैसा तो कोई अधिनियम था ही नहीं। और 1892 का अधिनियम जो है, इसको आप ध्यान से समझें। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र तथा प्रांतीय विधान परिषदों में, किसमें? केंद्र
तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया और पहली बार चुनाव शब्द, पहली बार क्या शब्द लाया गया? चुनाव, के इसके प्रतिनिधियों को क्या किया जाना चाहिए? चुना जाना चाहिए। तो 1892 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार चुनाव शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा बजट पर और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने को भी वैलिड कर दिया गया कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो बजट पर और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित को उनके बढ़ते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जैसे जैसे हमने आपको चीजें पढ़ाई हैं वैसे वैसे आप इन पर सन लिखने का प्रयास कीजिए। पिट्स का भारत अधिनियम, मैंने आपको याद दिला दूं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट मैंने आपको पढ़ाया था 1781 का, और इसके बाद एक पढ़ाया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसका सान हमें पता लग गया, पिट्स इंडिया एक्ट का 1784। दूसरा क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार। आज ही सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। कहा किसकी? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी, यानी कि राजस्व वसूलने के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। कब? 1765 में। तो ये इसका तो सन हुआ 1784। इंडिया के कंपनी के दीवानी अधिकार 1765 में। रेगुलेटिंग एक्ट मैंने अभी अभी बताया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का सन क्या है? 1773। और वॉरेन हेस्टिंग्स की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। अब आप ध्यान देना जरा इस बात पर, जब मैंने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुए थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन यहां पर अभी बंगाल के गवर्नर की बात हो रही है, अभी गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर 1772 में बन गए थे। 1772 में बंगाल के गवर्नर। ठीक है, बंगाल के गवर्नर बन गए। और इन्हीं गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? पूछा है वॉरेन हेस्टिंग्स की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति तो 1772 में हो गई थी, तो यह होगा सन इसका 1772। ठीक है, और 1773 में यही वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। यह आप समझ पाए होंगे। इसमें अंतर करने का प्रयास कर लीजिए। अब देखिए, अब हम इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? 1765। सबसे पहले आता है 1765, तो यानी कि 2। उसके बाद आएगा 1772। 1772 का मतलब 4। इसके बाद आता है 1773 यानी कि 3। इसके बाद 1784 यानी कि फर्स्ट। तो जिस ऑप्शन में 2, 4, 3, 1 हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2, 4, 3, 1 सी हमारा आंसर हो जाएगा। जितनी अच्छी तरीके से आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जितनी अच्छी तरीके से आपने क्लासेस करी होंगी, और जितनी अच्छी तरीके से आप पीडीएफ, हमारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल नीलमणि एजुकेशन पर अवेलेबल है,
वहां से जाकर आप चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए, उसमें क्वेश्चंस और भी ज्यादा हैं, और तो आप जितनी ज्यादा आप रिवाइज कर लेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए, प्रांतों में द्विराज, देखो मैंने क्या बताया, मैंने तो आपको बताया था द्वैध शासन। क्या बताया था? द्वैध शासन। इसी द्वैध शासन को क्वेश्चन में पूछ लिया गया द्विराज। द्विराज, अब इस द्विराज को देखकर आपको परेशान नहीं होना है, ये द्विराज जो है यही द्वैध शासन है। क्वेश्चंस करने का यही फायदा होता है कि जो नए नए शब्द हमें मिलते हैं, उन नए नए शब्दों के साथ, नई नई लाइनों के साथ हम फेमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो द्विराज से घबराना नहीं है, यह द्वैध शासन ही है। तो अभी आज ही की क्लास में मैंने कई बार आपको बता दिया है, 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का। ठीक है, उसके बाद 1935 में प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो प्रांतों में द्वैध शासन तो ये है, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा देख लीजिए कहां पे 1919 अधिनियम है, ये ए है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां पर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, उसके बाद 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषदों में, मतलब विधान बनाने की प्रक्रिया में, भारत के 3 सदस्यों को शामिल किया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा। किस किस को? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय विधान बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था, 3 सदस्यों को। यह 1861 की प्रमुख विशेषता है। और उसके बाद 1892 में चुनाव शब्द पहली बार लाया गया था। ठीक, 1892 के द्वारा चुनाव शब्द। ठीक, इतनी बातें आपने जानने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, किस अधिनियम के द्वारा वैसे आप लोग जितना भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आप समझ पा रहे हैं? आप अपने भी नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं, बस पढ़ना है आपको। और कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है आपको कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, आप, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज हमें कर दीजिए, हम जो आप टॉपिक कहेंगे उसको हम अलग से पढ़ा देंगे। मतलब अपनी क्लासेस ब्रेक नहीं करेंगे, हमारी क्लासेस तो नियमित है ही, लेकिन आपको किसी टॉपिक की अगर जरूरत पड़ती है, किसी भी सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, पर्यावरण, तो किसी में भी हम आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड बता देंगे। आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। देखिए जरा, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने आपको बताया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ, पहला ही पॉइंट मैंने इसमें पढ़ाया था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किया गया था। अखिल भारतीय संघ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ की जब स्थापना का प्रयास किया गया था, इसमें कहा गया था कि इस अखिल भारतीय संघ में प्रांत, सभी प्रांत तथा रियासतें शामिल होंगी। ठीक, लेकिन ये कभी भी
अमल में नहीं आ पाया क्योंकि रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया था। अगर प्रांत और रियासतें दोनों अखिल भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी हो जाते, प्रांत तो शामिल थे ही, लेकिन रियासतों के मना करने के कारण यह अखिल भारतीय संघ कभी भी प्रभाव में नहीं आया। ऐसा हम तब भी देखते हैं जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, रियासतों का विलय जब हम पढ़ते हैं, जूनागढ़ रियासत का विलय, जम्मू कश्मीर रियासत का विलय, हैदराबाद का विलय, तो हमने देखा कि बड़े प्रयास करने के बाद, सैनिक कार्यवाही के द्वारा और विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हमने इनका विलय किया था। तो इन्हीं रियासतों के राजी ना होने के कारण यह अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया था, यह अखिल भारतीय संघ बन नहीं पाया था। अब इस अधिनियम की कुछ और विशेषताओं को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो गई थी और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, मैंने अभी बताया था, संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा विषयों में प्रांतीय सूची, केंद्रीय सूची तथा संवर्ती सूची इसी के द्वारा बनी थी। विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया था। जो विषय थे उनको 3 भागों में बांट दिया गया, प्रांतीय, केंद्रीय और संवर्ती सूची। और संवर्ती सूची, और जो अवशिष्ट विषय थे, जो इसके अतिरिक्त जो विषय थे, वो किसको दिए गए थे? वायसराय को। ठीक है, विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया था, केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषय तथा संवर्ती सूची के विषय। और जितने भी अवशिष्ट विषय, मतलब जो भी रिमेनिंग बचे थे, वो सारे विषय वायसराय को दे दिए गए थे। अब हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित था? प्रस्तावित मतलब प्रस्ताव बना था, लागू नहीं हुआ था। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। हम आंसर देखेंगे और हम लगा लेंगे, हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा, बर्मा का मतलब म्यांमार, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक, इतनी बातें आप जान लेना। आरबीआई का गठन किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया था? अगर आपको ध्यान हो कि कंपनी शासन के अंतर्गत, किसमें? कंपनी शासन के अंतर्गत एक अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या 4 कर दी गई थी, और चौथे सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में एक विधि विशेषज्ञ, क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। किनको शामिल किया गया था? लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को विधि विशेषज्ञ बनाया गया था, विधि सदस्य, विधि विशेषज्ञ। ठीक है, और इन मैकाले की अध्यक्षता में ही इसी 1833 के अधिनियम के द्वारा एक विधि आयोग का भी गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? विधि आयोग का। ठीक, इतनी बात आपने जानने का प्रयास किया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को लाया गया और इन्हें विधि विशेषज्ञ बनाया गया और विधि आयोग की स्थापना की गई। अब हम देखेंगे, हमसे पूछा क्या है? किस अधिनियम गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि कर दी गई? वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा
गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। ठीक है, और 1833 के अधिनियम के द्वारा फिर से 3 से सदस्य 4 कर दिए गए और चौथा सदस्य मैकाले को जोड़ा गया, जो विधि विशेषज्ञ बने, जो जिनके अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। हमारा आंसर हो जाएगा डी, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1909, मॉन्टफोर्ड भी कहा जाता है इस अधिनियम को। 1935 का भारत शासन अधिनियम, कई बार पढ़ा दिया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। आरबीआई की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था इसी के द्वारा। विषयों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक, और भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। जितनी भी चीजें याद आ रही हैं मैं सारी चीजें आपको बताता चल रहा हूं। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी, विभागीय प्रणाली। ठीक, जिसमें भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या पूरी बात ना हो तो पीडीएफ में आप जाके पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया था? अगर आपको ध्यान आए, अगर आपको याद आए तो मैंने आपको पढ़ाया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था। इस एक्ट की जो प्रमुख विशेषता थी वो यही थी कि ठीक, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या थी कि व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। अब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसमें तो है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता अगर आपको याद आ रही हो, 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया था। आंसर जो है ए है। ठीक, 1861 के बारे में और भी जो जानकारी है, जैसे पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी, वो आप हमारी पीडीएफ में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए उच्चायुक्त पद का सृजन कर दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। आपको ध्यान होगा कि 1919 के अधिनियम के द्वारा एक हाई कमिश्नर का ऑफिस, उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया था। कहां पर? इंग्लैंड में। और इसको कुछ भारतीय सचिव के कुछ कार्यों को इस हाई कमिश्नर को सौंप दिया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। आज बहुत से क्वेश्चंस और उनको डिटेल एनालिसिस हमने करने का प्रयास किया, और इसके संबंधित पूरी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल नीलमणि एजुकेशन पर अवेलेबल है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे संविधान का निर्माण। धन्यवाद।